आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे द्वि एवं बहु क्षारकीय अम्ल तथा द्वि एवं बहु अम्लीय क्षारक। डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉलीएसिडिक बेस। तो कहने का मतलब द्विक्षारकीय अम्ल यानी जिनके ऊपर पावर 2 लगी हुई, या द्विक्षारकीय बेस यानी जिनके ऊपर पावर 2 लगी हुई। तो अम्ल और क्षार जिनके जो आयन बनेंगे उनकी संयोजकता 2 हो, तो उनको हम द्विक्षारकीय बोलेंगे अम्ल को, और बेस को यानी क्षारक को द्विअम्लीय क्षारक बोलेंगे। मतलब उल्टा वर्ड यूज करेंगे, उल्टा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग द्वि एवं बहु क्षारकीय अम्ल तथा द्वि एवं बहु अम्लीय क्षारक, यानी जिनकी संयोजकता 2 या 2 से अधिक है, वो अम्ल और क्षार जो भी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को हम लोग लिखेंगे COOH COOH। जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेगी, सब जानकारी आपको हो जाएगी। परंतु अभी जब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तब तक जो भी आएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। तो कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल आदि कुछ अम्लों में प्रति अणु 1 से अधिक आयनित होने वाले प्रोटॉन होते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो द्वि और बहु क्षारकीय अम्ल है या द्वि और बहु अम्लीय क्षारक है, उनमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक, मतलब 1 से अधिक प्रोटॉन देने की क्षमता है जलीय विलयन में। ऐसे अम्लों को बहुक्षारकीय या पॉलीप्रोटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो पॉलीप्रोटिक मतलब, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत, और प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन। तो पॉलीप्रोटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। हेडिंग में लिखा है इसलिए हमने पूरा नहीं अंडरलाइन किया, ताकि आप लोगों को हेडिंग से ही वो चीज़ पता चल जाए। अब देखिए कह रहा उदाहरणार्थ द्विक्षारकीय अम्ल H2X के लिए आयनन अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाई जा सकती है। तो अगर डाई बेसिक एसिड है H2X, तो इसके लिए अगर आयनन की रिएक्शन लिखना हो तो ये हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम का साइन भूल जाता है, हिंदी वाले में ये छपाई में गलती है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। तो जैसे H2X है तो पानी में डालेंगे तो एक्वस, क्योंकि इसके चारों ओर पानी के अणु चिपक जाएंगे। जैसा हमने आपको बताया है कि किसी गेंद को अगर पानी में डुबो के निकाल लिया जाए तो उसके चारों ओर पानी के अणु चिपक जाते हैं। तो ये H प्लस एक्वस प्लस HX माइनस एक्वस हो जाएगा जब टूटेगा। तो इस प्रकार से टूटता है। अब देखिए चूंकि डाई बेसिक एसिड है, द्विक्षारकीय अम्ल है, तो इसमें देखिए H2 है। तो एक तो H प्लस पहले बना, फिर इसकी रिएक्शन होगी जब पानी में ये टूटेगा तो HX माइनस पानी में टूट कर फिर से H प्लस एक्वस और X माइनस 2 एक्वस देगा। तो एक H प्लस ये हो गया, एक H प्लस ये हो गया। इसका मतलब H2X हमारा द्विक्षारकीय अम्ल है, डाई बेसिक एसिड, तथा संगत साम्यावस्था समीकरण निम्नलिखित है। तो अब इसी तरह ऐसे आगे भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई A1 हमारा डाई बेसिक एसिड है, तो यहाँ पर देखिए
डाई बेसिक एसिड है, तो Ka1 क्या होगा। अब इसके लिए हम इक्विलिब्रियम लिख देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, कोई A1 एसिड है उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए H प्लस प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होता है, एक्वस वाले लिए जाएंगे, तो H प्लस और HX माइनस अपान H2x, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का। इसी प्रकार Ka2, मान लीजिए इसके लिए Ka1 निकालना है, इसके लिए Ka2 निकालना है इस रिएक्शन के लिए। तो अब इसके लिए Ka2 क्या हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का, जो एक्वस होंगे वो, तो सारे एक्वस हैं, तो H प्लस x माइनस 2 अपान HX का कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो Ka1 एवं Ka2 को अम्ल H2x का प्रथम एवं द्वितीय आयनन स्थिरांक कहते हैं। तो जो H2x है उसका Ka1 और Ka2 दो प्रकार के आयनिक कांस्टेंट हो गए इन दो रिएक्शनों की वजह से। इसी प्रकार H3PO4 जैसे त्रिक्षारकीय अम्ल के लिए 3 आयनन स्थिरांक हैं। तो ध्यान दीजिए, जब H3PO4 होगा तो 3 रिएक्शन इसी तरह लिखेंगे, तो उनके लिए Ka1, Ka2, Ka3 3 आयनन स्थिरांक हो जाएंगे। तो कुछ पॉलीप्रोटिक अम्लों के आयनन स्थिरांकों के मान 6.5 में अंकित है। तो कुछ पॉलीप्रोटिक एसिड है, यानी 2 या 2 से जो अधिक हमारे प्रोटॉन देते हैं जलीय विलयन में, तो उनके बारे में नीचे दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सारणी है इसको सिर्फ देखना है, इसको याद नहीं करना है, हमको क्वेश्चन में सब चीज़ें दी जाएंगी। तो देखिए दिया है, तो कह रहा है इस प्रकार देखा जा सकता है कि बहुप्रोटिक अम्ल यानी पॉलीप्रोटिक एसिड के उच्च कोटि के आयनन Ka2, Ka3 स्थिरांकों का मान निम्न कोटि के आयनन स्थिरांक Ka से कम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए Ka1, Ka2, Ka3 दिया है, मतलब पहले एक H प्लस निकाला गया, फिर दूसरा निकाला गया, फिर तीसरा। तो जब पहला निकाला गया तो 2H प्लस शेष बचे, 3 ट्राईप्रोटिक अगर है तो, मतलब 3H प्लस दे सकता है, उसकी बात हो रही है। तो देखिए ये वैल्यू जो है हमारी, कह रहा है इस प्रकार देखा जा सकता है कि बहुप्रोटिक अम्ल के उच्च कोटि के आयनन Ka1, Ka2 स्थिरांकों का मान निम्न कोटि के आयनन स्थिरांक Ka से कम होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अगर इस टेबल को हम गहराई से देखें तो एक बात निकल करके सामने आ रही है, वो ये है कि बहुप्रोटिक अम्ल के उच्च कोटि के आयनन स्थिरांक, यानी पहले वाले के बाद जो है, निम्न कोटि के आयनन स्थिरांक Ka1 से कम होते हैं। ध्यान दीजिए, गलती हो जाएगी, बहुप्रोटिक अम्ल के लिए केवल सही है, पॉलीप्रोटिक अम्ल के लिए ही केवल ये बात सही है, यानी जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1, Ka2, Ka3 तक है। देखिए अगर 2 तक है, पॉलीप्रोटिक नहीं है, डाईप्रोटिक है, डाई के बाद हमारा पाली आ जाएगा, तो 3 से आगे के जितने भी होंगे सब को हम पॉलीप्रोटिक कहेंगे। तो देखिए 2 के लिए सही नहीं है, क्योंकि 2 में देखिए Ka1 इतना है, Ka2 ज़्यादा है, हालांकि ये भी कम है, -5 है, ये -2 है, ये भी कम है। तो कम तो देखिए लगभग सारे ही हैं, देखिए ये सब कम है और ये भी कम है। तो कुल मिलाकर के पहले के बाद जो भी आयनन स्थिरांक रहेगा तो उसका मान कम होगा Ka1 वाले से। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार देखा जा सकता है कि बहुप्रोटिक अम्ल के उच्च कोटि के आयनन स्थिरांक Ka1, Ka2 और Ka3 स्थिरांकों का मान निम्न कोटि के आयनन स्थिरांक Ka से कम होते हैं।
तो देखिए हम ये देख रहे हैं कि जो K1 की वैल्यू है उससे Ka2 और Ka1 जो है वो कम है, ये वैल्यू K1 वाली ज़्यादा है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो पहला प्रोटॉन है, पहला H+ है, जब निकाला जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, उसके बाद आसान हो जाएगा। तो इसीलिए K1 की वैल्यू ज़्यादा है K2 और K3 से, जैसा कि हमने देखा। अब देखिए यहाँ पर K1 7.4 × 10⁻⁴ है, यहाँ पर -5 आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इससे ये कम है, और यहाँ पर -7 आ गया, तो ये दोनों से ये कम है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन निकल रहे हैं तो आसानी से फिर आगे वाला, मतलब आगे वाले को निकालने में Ka2 की वैल्यू कम आ रही है, ये कहने का मतलब। तो देखिए अब इसका कारण भी बता रहा है कि इसका कारण क्या है। कह रहा है इसका कारण ये है कि स्थिर वैद्युत बलों के कारण ऋणात्मक आयन से धनात्मक प्रोटॉन निष्कासित करना मुश्किल है। इसका कारण क्या है कि स्थिर वैद्युत बलों के कारण ऋणात्मक आयन से धनात्मक प्रोटॉन निकालना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक निकाल लेंगे तो एक अब उसमें ऋणात्मक हो गया, तो दूसरा वाला निकालना और कठिन हो जाएगा, तीसरा वाला निकालना और कठिन हो जाएगा, इस प्रकार से। तो वही कह रहा है कि इसका कारण है कि स्थिर वैद्युत बलों के कारण ऋणात्मक आयन से धनात्मक प्रोटॉन निष्कासित करना मुश्किल है। इसे अनावेशित H2CO3 तथा आवेशित HCO3- से प्रोटॉन निष्कासन से देखा जा सकता है। तो क्या करेंगे कि हम इसकी सत्यता का प्रमाण हम इस बात से लगाएंगे कि H2CO3 और HCO3- इससे एक प्रोटॉन जब निकला तब ये बना, इससे अब निकाल रहे हैं तो क्या स्थिति बनेगी, तो उससे हम लोग इस बात को समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसी प्रकार द्विआवेशित HPO4- दो चार्ज हैं, ऋणायन से H2PO4- की तुलना में प्रोटॉन का निष्कासन कठिन होता है। तो HPO4- ऋणायन से H2PO4- की तुलना में प्रोटॉन का निष्कासन कठिन होता है, क्योंकि देखिए इससे दो पहले निकल चुके हैं H+, तभी -2 आया है। इससे केवल एक H+ निकला है, तभी एक माइनस है। तो जाहिर सी बात है कि इससे दो H+ जब निकल गए तो माइनस आ गया, और प्लस माइनस आपस में आकर्षित होते हैं, तो दो माइनस के कारण जो अब प्लस हैं वो और अच्छे से आकर्षित होंगे, तो इससे निकालना और कठिन होगा। समझिए इस बात को। तो कह रहा है बहुप्रोटिक अम्ल विलयन में अम्लों का मिश्रण होता है। H2A जैसे द्विप्रोटिक अम्ल यानी डाइप्रोटिक एसिड के लिए H2A HA- और A-2 का मिश्रण होता है। तो कुल मिलाकर के H2A जब हम डालते हैं किसी मतलब लिक्विड में, तो उसमें H2A HA- और A- मतलब सब प्रकार के उनका मिश्रण होता है। प्राथमिक अभिक्रिया में H2A का वियोजन तथा H3O+ सम्मिलित होता है, जो वियोजन के प्रथम चरण से प्राप्त होता है। तो जो पहली स्टेप होती है रिएक्शन की, जैसा हमने ये पहला अभिक्रिया देखी यहाँ पर, तो ये क्या होता है कि कह रहा है पानी से रिएक्शन होती है, और पानी से रिएक्शन होकर के H2A का वियोजन तथा H3O+ सम्मिलित होता है। वही पानी है तो पानी H3O+ और OH- देगा, और इसका भी ये भी टूटेगा। तो ये वियोजन का यानी डिसोसिएशन का पहला चरण है। अब देखिए अगली हेडिंग आ जाती है हमारे पास, अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन प्रभावित करता है? फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को यानी अम्लीय क्षमता को या सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं यानी इफेक्ट डालते हैं? तो देखिए कह रहा है कि अम्ल तथा क्षारकों की मात्रात्मक सामर्थ्य की तुलना के पश्चात
हम किसी दिए हुए अम्ल को पीएच मान की गणना कर सकते हैं। तो अगर हमें अम्ल और क्षार की जो मात्रात्मक सामर्थ्य है यानी क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ जो है उसकी विवेचना के पश्चात हम किसी दिए हुए अम्ल को पीएच मान की गणना कर सकते हैं, यानी किसी भी दिए गए अम्ल की होना चाहिए पीएच मान की गणना कर सकते हैं। पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है परंतु यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कुछ अम्ल अन्य की तुलना में प्रबल क्यों होते हैं, इन्हें अधिक प्रबल बनाने वाले कारक क्या हैं। इसका उत्तर एक जटिल तथ्य है, लेकिन मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि एक अम्ल की वियोजन की सीमा HA आबंध की सामर्थ्य एवं दृढ़ता पर निर्भर करती है। तो ध्यान दीजिए कि एक प्रश्न ये उठ रहा है कि हम पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं अम्लों की स्ट्रेंथ के आधार पर, लेकिन हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिर अम्ल की स्ट्रेंथ अलग अलग होती क्यों है। जैसे हम हैं, आप हैं, किसी का नंबर ज़्यादा आ जाता है, बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, किसी के कम आते हैं, तो आखिर ये नंबर कम ज़्यादा आते क्यों हैं, इस पर विचार करने की जरूरत। तो उसी प्रकार से जो एसिड हैं हमारे, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों है, ये हमारे लिए एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो इसको देखते हैं। तो वो चीज़ बता रहा है कि ये सामर्थ्य का कारण कह रहा है कि जैसा वैज्ञानिकों को समझ में आया उस हिसाब से जो प्रोटॉन और अन्य भाग है किसी एसिड का, तो उनके बीच जो बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी पोलैरिटी पर निर्भर करता है। ये बात निकल करके आ रही है, क्योंकि मान लीजिए जैसे H और X माइनस है, तो इसके बीच जो बॉन्ड है इसी को तोड़ना है, तभी हमारा H+ बनेगा। अब इसको तोड़ने में जो ऊर्जा लग रही है उसी के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ या सामर्थ्य निर्धारित होगी। तो अब उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा कम ज़्यादा क्यों लग रही है, यह निर्भर करेगी कि ये बॉन्ड कितना मजबूत है, यानी कितना सामर्थ्य है उसका, और इनकी पोलैरिटी यानी प्लस माइनस के बीच कितना आकर्षण है। तो आकर्षण के हिसाब से ही उस जो बॉन्ड होगा उसकी जो है सामर्थ्य निर्धारित होगी। तो दोनों बातें यहाँ पर बता दिया। अब देखिए आगे कह रहा है कि सामान्यतः जब HA आबंध की सामर्थ्य घटती है, अर्थात बंध के वियोजन में आवश्यक ऊर्जा घटती है, तो HA का अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा समझ के दिमाग लगाइए कि कह रहा है कि सामान्यतः जब HA आबंध की सामर्थ्य घटती है, अर्थात बंध के वियोजन में आवश्यक ऊर्जा घटती है, तो HA का अम्ल सामर्थ्य बढ़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इस चीज को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि अम्ल के सामर्थ्य का मतलब क्या है। अम्ल कहते किसे, एसिड किसे कहते हैं। तो अगर हम आर्हेनियस की संकल्पना की बात करें, अरे ब्रांस्टेड और लोरी की, तो हम ये पाते हैं कि जितना H+ सॉल्यूशन में दे दिया जाएगा, या आर्हेनियस की भी देखें तो भी H+ और H- देता है, तो जितना H+ सॉल्यूशन में रहेगा कहेंगे कि उतना ही वो स्ट्रांग एसिडिक है। यही तो होता था। तो ज्यादा से ज्यादा H+ कब दिया जा सकता है, जब बॉन्ड कमजोर हो, तो ज्यादा से ज्यादा टूट करके H+ आ सकते हैं। तो कम ऊर्जा दे करके अगर हम HA बंध को तोड़ सकते हैं तो कहेंगे कि अम्ल ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि सामर्थ्य जो है HA आबंध की जितनी कम होगी तो उसको आसानी से तोड़ करके उतने ज्यादा H+ विलयन को दिए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर HA आबंध की सामर्थ्य कम है, यानी वियोजन में इसको तोड़ने में ऊर्जा कम देनी पड़ रही है, तो सामर्थ्य बढ़ जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझने की बात है कि अगर कोई आपके सामने कमजोर खड़ा हो तो उसको 2 तमाचे की बजाय 10 मार देंगे कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो जो कमजोर है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो उस पर आदमी ज्यादा पावर दिखाता है। तो इसी प्रकार जिस आबंध की सामर्थ्य कम है उसको ज्यादा तोड़ करके विलयन में ज्यादा H+ दिए जा सकते हैं, इसलिए कहेंगे उसकी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अब ये निकल करके सामने बात आ गई
कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब है बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होना, क्योंकि बॉन्ड जितना कमजोर होगा तो तोड़ के हम H+ उतना ज्यादा दे सकते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, या इसी तरह बेस में होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ के। तो इसी प्रकार जब HA आबंध अधिक ध्रुवी होता है अर्थात H तथा A परमाणु के मध्य विद्युत ध्रुवणता का अंतर बढ़ता है और आवेश पृथक्करण दृष्टिगत होता है, तो आबंध का वियोजन सरल हो जाता है, जो अम्लीयता में वृद्धि करता है। तो कह रहा है जैसे अभी हमने इसको समझा, उसी प्रकार से हम इस चीज को भी समझ सकते हैं कि अगर HA आबंध ज्यादा पोलर है अर्थात H तथा A परमाणु के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर बढ़ेगा तभी ज्यादा ध्रुवी होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का अपने ज्यादा पास रखेगा, तो इसलिए दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा वो निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जितना ज्यादा अंतर होगा तो निगेटिव वाला अपने ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन को रखेगा, जिससे पोलरिटी यानी ध्रुवता बढ़ जाएगी और आवेश पृथक्करण दृष्टिकर होगा। जितना निगेटिव वाला पॉजिटिव से दूर होता जाएगा तो बॉन्ड के टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी और वियोजन सरलता से होगा, जो अम्लीयता में वृद्धि करेगी। तो कुल मिलाकर के बॉन्ड की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर पोलरिटी ज्यादा होगी तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन निगेटिव की तरफ ज्यादा खिसक जाएगा, पॉजिटिव दूर होगा। तो जाहिर सी बात है जब प्लस और माइनस के बीच की दूरी बढ़ेगी तो दूरी बढ़ने से बल कम होता है, क्योंकि हमने कूलाम बल में पढ़ा था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जितना दूरी बढ़ेगी बल कम होगा। तो जब आबंध में दोनों आयनों के बीच या दोनों आइटम्स के बीच आकर्षण कम होगा तो बॉन्ड ज्यादा टूटेगा, और आकर्षण कब कम होगा? जब पोलरिटी ज्यादा होगी। तो पोलरिटी ज्यादा होने पर अम्लीयता बढ़ेगी या क्षारीयता बढ़ेगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने से एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, और कम होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ का उल्टा है और पोलरिटी का समानुपाती। तो इसको ध्यान देना है। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नीचे देखिए बता रहा है कि कुछ चीजें और हैं जो समझने की जरूरत है। तो देखिए कह रहा है परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब तत्व A आवर्त सारणी के उसी समूह के तत्व हों तो आबंध की ध्रुवीय प्रकृति की तुलना में HA आबंध सामर्थ्य अम्लीयता के निर्धारण में प्रमुख कारक होता है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर जो है, इसको भी पूरा अंडरलाइन करिए, ऊपर वाला तो कर ही लिए हैं यहां तक। अभी कह रहा ध्यान देने की बात है कि जब तत्व A आवर्त सारणी के उसी समूह के तत्व हों, यानी एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो बंध की ध्रुवीय प्रकृति की तुलना में HA आबंध सामर्थ्य अम्लीयता के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाएगा। यानी अगर हम एक ही ग्रुप के तत्वों की बात करें तो हम पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, पोलरिटी बाद में देखेंगे। तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर ज्यों ज्यों एक आकार बढ़ता है त्यों त्यों HA आबंध सामर्थ्य घटती है तथा अम्ल सामर्थ्य बढ़ती है। नीचे उदाहरण दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी में क्या होता था कि जब हम आवर्त सारणी में नीचे जाते हैं वर्ग में, तो क्या होता है कि वर्ग में जब नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। देखिए कह रहा है वर्ग में नीचे की ओर जाने पर ज्यों ज्यों एक आकार बढ़ता है। तो वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर नई कक्षाओं का निर्माण होता है। जो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नई कक्षाओं में भरना जब
शुरू होंगे तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो नाभिक के आकर्षण जो प्रोटॉन है उनसे दूर होगा। जब दूर होगा तो दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण घटेगा। जब आकर्षण घटेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। इसीलिए कह रहा है कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर ज्यों ज्यों एक आकार बढ़ता है त्यों तो HA आबंध सामर्थ्य घटती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर वाला दूर हो रहा है। तो जब दूर होगा तो नाभिक में प्रोटॉन के आकर्षण कम काम करेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब आसानी से निकाल सकते हैं तो विलयन में H+ आसानी से आ सकते हैं, इसलिए आम्ल सामर्थ्य बढ़ती है। उदाहरण देखिए दिया गया है HF, HCl, HBr, HI। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 7वें वर्ग में नीचे की ओर जाने पर ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। आप लोग आवर्त सारणी देखिए तो देखिए नीचे जा रहे हैं तो अम्ल की सामर्थ्य बढ़ रही है। HI का ज्यादा है, बहुत ज्यादा है HBr से, फिर HBr का बहुत ज्यादा है HCl से, फिर HCl की अम्ल सामर्थ्य बहुत ज्यादा है HF से। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है, इसलिए H+ बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है इस कारण से। इसी प्रकार H2S H2O से प्रबलतम अम्ल है। क्यों? क्योंकि H2O में O ऊपर है और S नीचे है। उससे टीपो करके हमने याद कराया था आपको, ध्यान हो जब आवर्त सारणी पर आ रहा है तो O ऊपर रहेगा यस, उससे TePO पोलोनियम PO। तो इस तरह से ऊपर से नीचे, तो ऑक्सीजन ऊपर है सल्फर नीचे है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले की सामर्थ्य ज्यादा है, मतलब ज्यादा H+ निकालने का होगा क्योंकि आकार बढ़ा है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा H2O से। तो इसीलिए कह रहा है कि H2S H2O से प्रबलतर अम्ल है। तो ध्यान दीजिए, अगर बातों को सही से समझेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। अगर ठान लीजिए, वो गाना है दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो एक बार मेरा केवल कहा मान लीजिए और NCERT को अच्छे से पढ़ लीजिए। जिस दिन आप NCERT को पढ़ लेंगे तो आपको नीट के क्वेश्चन ना ऐसा लगेगा कि जैसे NCERT से आसान है। आप MTG का अंसाल कर रहे हैं, कुछ पता चल ही रहा होगा। तो इन बातों को ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए अब आगे की बात की जा रही है, तो इसको देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो एक ही वर्ग की बात थी। वर्ग किसको कहते हैं ध्यान दीजिए, इसको भी समझ लीजिए। आप लोग भूल गए होंगे, काफ़ी दिन से हम लोग पीरियाडिक टेबल पढ़े हो गया, तो इसको भी समझा देते हैं। तो देखिए पीरियाडिक टेबल इस तरह से बनाई गई है। तो अगर हम लोग इधर को चलेंगे तो कहेंगे ये आवर्त है, आवर्त यानी पीरियड। और अगर हम इधर को चलेंगे या नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं तो कहेंगे ये क्या है, वर्ग है। अंग्रेजी में इन्हीं को ग्रुप कहेंगे। तो अभी हमने पढ़ा ऊपर से नीचे जाने की बात, अब बाएं से दाएं जाने की बात होगी या दाएं से बाएं, कुछ भी उल्टा पूछ सकता है हमसे, तो हम इसको समझते हैं। तो अभी हम ऊपर से नीचे जाने की बात कर रहे थे, अब बाएं से दाएं जाएंगे या दाएं से बाएं जाएंगे। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं नई कक्षाएं बनती हैं, और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं कक्षाओं में रहेंगे तो खेल अलग हो जाएगा। क्या खेल होगा उसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कह रहा है कि परंतु जब हम आवर्त सारणी के एक ही आवर्त के तत्वों की विवेचना करते हैं, यानी बाएं से दाएं चलते हैं एक ही खंड में, या दाएं से बाएं चलते हैं, तो कह रहा है कि HA आबंध की ध्रुवणता अम्ल सामर्थ्य को निर्धारित करने के महत्वपूर्ण कारक हो जाती है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे थे
तो बंध की ध्रुवीय प्रकृति की तुलना में HA आबंध सामर्थ्य अम्लीयता के निर्धारण में प्रमुख कारक थी। HA आबंध का सामर्थ्य देख रहे थे, स्ट्रेंथ जब ऊपर से नीचे जा रहे थे आवर्त सारणी में, यानी वर्ग में चल रहे थे। लेकिन जब हम आवर्त में चलेंगे, यानी बाएं से दाएं चलेंगे या दाएं से बाएं आएंगे, तो कंडीशन कुछ उलट जाएगी। तब हम HA आबंध की सामर्थ्य की बजाय पोलरिटी देखेंगे कि कितना पोलर है कोई कंपाउंड। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे या नीचे से ऊपर, तो हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे, और अगर हम आवर्त में यानी पीरियड में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलेंगे, तो हम बॉन्ड की या बंध की पोलरिटी या ध्रुवता देखेंगे, उसके हिसाब से सामर्थ्य को निर्धारित करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, इसको यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब हम जो है क्या करेंगे, पोलरिटी देखेंगे। अभी जब पीरियड में चल रहे थे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ देख रहे थे, अब बॉन्ड की पोलरिटी देखेंगे। ज्यों-ज्यों एक की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, त्यों-त्यों अम्ल की सामर्थ्य भी बढ़ती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे अम्ल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है कि जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक, यानी दो तत्व जो हैं उनके बराबर की साझेदारी द्वारा कोई बॉन्ड बना है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी उस बॉन्ड में, तो उसको बोलेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। जैसे H और F के बीच बॉन्ड है, तो F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या होगा कि ये जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉनों का साझा है, उनमें एक H का है एक F का है, तो H वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये अपनी ओर खींचने लगेगा। जब अपनी ओर खींचने लगेगा तो ये आंशिक ऋणात्मक हो जाएगा और ये आंशिक धनात्मक हो जाएगा। तो इसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक आबंध में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन का पावर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन खींचने का, वो खींच लेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक ही विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। ध्यान दीजिए, बाएं से दाएं ओर चलने पर, यानी इधर से इधर चलने पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बढ़ती है आवर्त सारणी में, यानी आवर्त में या पीरियड में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर किसी ग्रुप में अब देखिए वर्ग आ गया, यहाँ पर आवर्त था बाएं से दाएं, यहाँ पर वर्ग आ गया ग्रुप, तो ऊपर से नीचे जाने पर यह चीज घटती है। तो ध्यान देना। तो देखिए, इधर से जब इधर जा रहे हैं तो C हमारा चौथे वर्ग का है, N पांचवें का है, O छठवें का है, F सातवें का है। आवर्त सारणी खोल लीजिए तब बात करिए। तो फ्लोरीन चूंकि सातवें का है इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, फिर उससे कम ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। और इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, हम आपको चिल्ला चिल्ला करके बता चुके हैं कि FON, फिर इसके बाद Cl आ जाता है। तो फ्लोरीन की फोन इसको याद कराया था, और किसी अंकल के पास है फोन तो फोंकल। तो फोन फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा देखिए फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, सबसे कम कार्बन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ये हम तब बात करेंगे जब पीरियड में चलेंगे, तब आवर्त में, किसी पीरियाडिक टेबल में। तो ये कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण
जो समझिए और समझ के जब काम करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी और आसानी से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए आगे आ जाता है अम्लों एवं क्षारकों के आयनन में सम आयन प्रभाव। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।